हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके जीएफआर यानी कि अगर हम बात करें जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बने हैं और कुछ बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे इस वीडियो की। तो आज की वीडियो में टॉपिक रहेगा आपका। तो अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी और इसके अलावा भी कोई एग्जाम आपका होता है जिसमें अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले कि एमसीक्यू सॉल्व करें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जीएफआर है क्या। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें वो क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स आर ए सेट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, यानी कि क्या है, सेट ऑफ रूल्स, जो नियम होते हैं उनका एक समूह कह लीजिए, एंड ऑर्डर्स दैट गवर्न हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल्स इट्स फाइनेंस, यानी कि सामान्य वित्तीय नियमों और आदेशों का एक समूह है जो ये नियंत्रित करता है कि भारत सरकार अपने वित्त का प्रबंध कैसे करती है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ये जो आपके जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, ये गवर्नमेंट जो है, जो सरकार होती है, हमारी देश की गवर्नमेंट है, वो किस तरह से अपने फाइनेंस को हैंडल करती है उसके लिए बनाए जाते हैं। ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फॉलो दीज रूल्स, जितने भी सरकारी विभाग हैं और संगठन है उनको इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो ये किससे रिलेटेड है, या आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड है। किस चीज के लिए है कि कैसे फाइनेंस को गवर्नमेंट अपने हैंडल करती है उससे रिलेटेड है, और कौन को फॉलो करता है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इन रूल्स को फॉलो करती हैं। तो समझ में आ गया जेफार होता क्या है आपका। अब आ जाता है हिस्ट्री इसकी, कि इसका इतिहास की अगर थोड़ा सा देख ले कि क्या है। द फर्स्ट जेफार्स वाज इशूड इन 1947, जो पहली बार इशू किए गए थे वो 1947 में इशू किए गए थे। The JFARs were modified and reissued in 1963 and 2005, और उसके बाद 2017 जो अभी आपका लेटेस्ट है, उसके बाद इसमें और भी चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सारी चीजें हैं इसमें अपडेशन होता ही रहता है, तो ये भी आपके अपडेट टाइम टू टाइम होते रहते हैं। उसके बाद आ जाएगा द 2005 JFARs. The 2005 JFARs were the result of a review that considered the growth of information technology, outsourcing and other development. 2005 में जो बनाए गए थे एक समीक्षा का परिणाम थे, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आउटसोर्सिंग और अन्य विकासों के विकास पर विचार किया गया था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कौन से ऐसे या किस टाइम की या कौन सा ऐसा अपडेशन था जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग की बात की गई थी, तो आपका 2005 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था। The GFR are a collection of executive instructions that apply to all government departments and organizations. कि GFR कार्यकारी निर्देशों का एक संग्रह है जो सभी सरकारी विभागों और संगठनों पर लागू होता है। They are intended to ensure that all government initiatives follow the same financial practice. तो क्या मेन इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी संस्थाएं समान वित्तीय प्रथाओं का पालन करें, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एक तरह से कहिए कि जो है इनिशिएटिव्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जितने भी तरह के काम हो रहे हैं वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हो, जिससे कि उसमें एक समानता बनी रहे। तो ये हो जाएगा मेन पर्पस, अगर पर्पस पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल है, कौन से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो इसमें आ रहे हैं। हाउ टू फॉर्मुलेट एंड सबमिट बजट्स टू पार्लियामेंट, कि किस तरह से बजट को कैसे तैयार करते हैं और संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हाउ टू रिलीज फंड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड मॉनिटर देयर यूज, राज्य सरकारों को धनराशि कैसे जारी करें और उनके उपयोग की निगरानी कैसे की जाती है। हाउ टू परचेज गुड्स विदाउट इनवाइटिंग बिड्स, यानी कि जो सामान होता है वो बिना बिड्स के किस तरह से परचेज किया जा रहा है। और हाउ टू डिफाइन नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, गैर आवर्ती व्यय को कैसे परिभाषित किया जाएगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर यानी कि जिससे कि कुछ बार बार आपके गैर आवर्ती बार बार नहीं जो हो रहे हैं, उस तरह के एक्सपेंडिचर जो है उनको कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो जो आगे क्वेश्चंस होंगे उसी तरह से या वैसे ही उसी से रिलेटेड होंगे। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा बेसिक कि क्या होता है जेफार, क्या उसका पर्पस होता है। हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपने समझ ली। अब आइए चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संचित निधि को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ओके, अभी हमने देखा कि जो फाइनेंस होता है उसी को कैसे हैंडल करना उसकी बात की जा रही है। तो उससे जो रिलेटेड जो आपके फंड्स बनते हैं वो किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के बताए गए हैं। तो 66 सब सेक्शन सबका बनी रहेगा, आर्टिकल आपको देखना है। 266, 67, 68 या फिर 69।
तो किसमें बताया गया है या किसमें उसको डिफाइन किया गया है, वो हो जाता है 266 सबसेक्शन 1। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड इन द जनरल फाइनेंशियल रूल। सामान्य वित्तीय नियमों में वित्तीय वर्ष को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। 1 जुलाई से 30 जून, 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो वैसे तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि जुलाई से जून या फिर नवंबर से अक्टूबर तो नहीं होगा, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर वही फाइनेंशियल ईयर की जब भी बात आ जाए, अगर वित्तीय वर्ष रहा हो कहीं पर भी लिखा हो तो वहाँ पर सीधा सीधा आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही आपका आंसर हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कैलेंडर ईयर होता है वो आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही रहता है, जैसे कि आपके इनकम टैक्स में भी रहता है या फिर जो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड आप देखेंगे, जैसे ये भी क्वेश्चन था जेएफआर में, तो यहाँ पर भी यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज द पावर्स टू मॉडिफाई द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द जनरल फाइनेंशियल रूल। सामान्य वित्तीय नियमों द्वारा स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां किस मंत्रालय के पास हैं। रक्षा मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र, वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीएफआर रूल्स होते हैं उनको उनसे रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं या सिस्टम होता है उसको एस्टैब्लिश करने का, उसको मॉडिफाई करने का पावर जो होता है वो किस मिनिस्ट्री के पास होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जब फाइनेंस रिलेटेड है तो किसके पास होगा, फाइनेंस के ही पास होगा। तो वित्त मंत्रालय जो होता है उसके ही पास में ये पावर होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the standards of financial property which should be observed by an office with regard to expenditure and payment of money from public funds? तो यहाँ पर पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, तो इसको हिंदी में भी मैं आप लोगों को अलग बता दूंगी। तो द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसिया मोर देन द ओकेजन डिमांड. Every officer should exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary precedence would exercise in respect of expenditure of his own money. No authority should exercise its powers of sectioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to its own advantage, all of the above. यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो सार्वजनिक निधियां होती हैं, यानी कि जो पब्लिक फंड्स होते हैं, तो सार्वजनिक निधियों से धन के व्यय और भुगतान के संबंध में एक अधिकारी द्वारा वित्तीय औचित्य के किन मानकों, यानी कि कौन सा स्टैंडर्ड होते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है कि व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक अधिकारी को सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में वैसे ही सतर्कता बरतनी चाहिए जैसे कि सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतता है। किसी भी प्राधिकारी को वैश्वीकृत करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे आदेश पारित करने के लिए नहीं करना चाहिए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ अपने लाभ के लिए हो। उपरोक्त सभी यहाँ पर किन मानकों का पालन करें, तो जितने भी मानक आपके दे रखेंगे तीनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट विच हैव नॉट बीन डेलीगेटेड टू अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल वेस्ट इन द। भारत सरकार की वित्तीय शक्तियां जो किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं निम्नलिखित में निहित होंगी। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसकी ऐसी फाइनेंशियल पावर्स जो किसी अधीनस्थ, जो यानी कि जो किसी सबऑर्डिनेट को उसने डेलीगेट नहीं करी हैं, वो किसके पास सुरक्षित रहती हैं। तो किसके पास सुरक्षित रहेंगी, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी भी बात हो रही है वो आपकी फाइनेंशियल सेक्टर की हो रही है। क्यों, क्योंकि जो आपकी ये रूल्स होते हैं ये उसी से रिलेटेड ही है मेनली, अभी हमने समझा ही उसके बारे में, तो सिर्फ उसकी ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी अगर वो डेलीगेट नहीं कर रही किसी रूल्स किसी भी तरह की कोई भी अथॉरिटी को अपनी, या जो अथॉरिटी उसके पास अभी रिमेनिंग है तो वो किसके पास रहेगी, उसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ही रहेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is responsible in case the expenditure exceeds the budget allocation? यदि व्यय बजट आवंटन से अधिक हो जाता है तो कौन इसके लिए उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार होता है। बजट के प्रभारी लेखाधिकारी, नियंत्रण अधिकारी, कार्यालय प्रमुख, बजट व्यय के प्रभारी सहायक।
यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द बजट, कंट्रोलिंग ऑफिसर, हेड ऑफिस या फिर असिस्टेंट इंचार्ज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी एक्सपेंस है, जितना बजट आवंटित किया गया था, यानी कि जो बजट एलोकेट किया गया था, ऐसे कि अलग अलग हर डिपार्टमेंट को बजट एलोकेट किया जाता है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो उस बजट से ज्यादा कर दिया गया, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसके लिए जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, जो नियंत्रण कर रहा है उस पर, वो ही रिस्पॉन्सिबल भी होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to whom should a report regarding loss or shortage of public monies, departmental revenue, stamp, opium stores, etc. be made by any subordinate authority? किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा संदिग्ध विभागीय राजस्व, स्टाम्प, भंडार आदि की हानि या कमी के बारे में किसी रिपोर्ट की जानी चाहिए? सामधिक लेखा परीक्षा अधिकारी को, अगला उच्च अधिकारी को, प्रधान लेखा अधिकारी को या फिर सभी को? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है या अधिकारी होता है, उसके द्वारा अगर किसी तरह की कोई वो देख रहा है कि पब्लिक मनी है, डिपार्टमेंटल रेवेन्यू है, स्टैंप ड्यूटी जो होती है या सोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी हानि या कमी हो रही है, तो किसको रिपोर्ट करेगा? तो इसके लिए उसे किसे रिपोर्ट करना चाहिए? तो वो हो जाता है, वो इनमें से किसी को भी रिपोर्ट कर सकता है, स्टेटरी ऑडिट ऑफिसर को भी, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को भी, और प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को भी, तो किसी को भी इसके लिए रिपोर्ट कर सकता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट ऑफ पेटी लॉसेस विच नीड्स नॉट बी रिपोर्टेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी? छोटे मोटे नुकसानों की मौद्रिक सीमा क्या है जिन्हें अगले उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है? 20,000, 15,000, 10,000, 5,000। तो वहाँ पर कौन कितने लॉसेस तक की लिमिट है जिसको कि रिपोर्ट करने की हायर अथॉरिटी को आवश्यकता नहीं होती है? तो वो हो जाएगी 10,000 की, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि आपके डे टू डे के छोटे मोटे एक्सपेंसेस ही होते हैं जो कि रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात क्योंकि किसी की जा रही है आपकी जीएफआर से रिलेटेड है, तो बड़े पैमाने पर की जा रही है, तो वहाँ पर आपके 10,000 तक के रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when loss of government money arise due to erroneous or irregular issues of checks, it should be reported to। जब चेक की गलत या अनियमित जारी होने के कारण सरकारी धन की हानि होती है तो उसकी रिपोर्ट निम्न को की जानी चाहिए, विभागाध्यक्ष को, कार्यालय अध्यक्ष को, लेखा महानियंत्रक को, महालेखा परीक्षक को, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिस, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ERS। तो किसको यहाँ पर रिपोर्ट की जाएगी? अगर चेक जो है वो गलत या फिर अनियमित जारी कर दिया गया है जिससे कि गवर्नमेंट मनी का लॉस हो रहा है, तो उसे किसको रिपोर्ट की जानी चाहिए? तो वो आपकी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो होते हैं उनको रिपोर्ट की जाएगी, लेखा महानियंत्रक को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर? वित्तीय वर्ष क्या है? 12 मंथ ऑफ ए ईयर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यहाँ पर आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा का एक आंसर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो होता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज ए बजट? बजट क्या होता है? वर्ष में प्राप्तियों भुगतानों का विवरण है, निधियों के विनियोजन का विवरण है, किए गए सभी व्ययों का रिकॉर्ड है, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व्यय का विवरण है। यानी कि बजट क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स incurred in a financial year, a statement of appropriation of fund, a record of all expenses made, a statement of estimated receipts and expenditure of the central government। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा है कि क्या होता है जो बजट है, तो अगर बजट की डिफिनेशन यहाँ पर हम कहें तो क्या है, एक स्टेटमेंट होता है केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व्यय का विवरण, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम फॉर्म पार्ट ऑफ द बजट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें बजट का हिस्सा बनती हैं या होती हैं? सभी ब्याज और ऋण सेवा शुल्क और ऋणों पर किसी भी पुनर्भुगतान का अनुमान, प्रत्येक कार्यक्रम परियोजना के लिए सभी व्यय का अनुमान, वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व का अनुमान, उपरोक्त सभी, estimates of all interest and debt servicing charges and any repayments on loans, estimates of all expenditure for each program project, estimates of revenue expected during the financial year, all the above। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बजट है इसमें कौन सी चीजें होती हैं या क्या चीजों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजों को शामिल किया जाएगा, तो एक आंसर होगा आपका ऑप्शन डी
कि इंटरेस्ट है, डेब्ट सर्विसिंग चार्जेस, रीपेमेंट्स ऑफ लोन, ये सबको शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किस बजट की बात हो रही है, यहाँ पर आपके जो एक आपका सार्वजनिक बजट होता है, एक निजी बजट होता है। तो यहाँ पर बात सार्वजनिक बजट की जा रही है, एक बड़े पैमाने पर जो सरकार तैयार कर रही है। तो यहाँ पर सभी कुछ उसमें शामिल किया जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज? गैर कर राजस्व के प्रमुख घटक क्या है? तो एक तो आपके टैक्स से रिलेटेड हो जाते हैं, तो टैक्स में तो आपका डायरेक्ट हो जाता है। अगर हम टैक्स की बात करें, जैसे टैक्स रेवेन्यू जो होता है, तो वहाँ पर आपके दो तरह के हो जाते हैं। एक आपका डायरेक्ट वाला हो जाता है, जिसमें कि मेनली मेजर आपका पार्ट किसका होता है, इनकम टैक्स का रहता है मेजर पार्ट। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट में अब तो इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं सारे टैक्सेस, तो सबसे बड़ा टैक्स क्या हो जाता है, जीएसटी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है नॉन टैक्स की बात कर रहा है, तो डिविडेंड, प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम आरबीआई, ऑल द अबव। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट है उसके इनकम का सोर्स होते हैं, रेवेन्यू का सोर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which firm maintained by a DDO records the allocation under minor or subhead of account of each bill? DDO द्वारा कौन सा फॉर्म प्रत्येक बिल के लघु या उप शीर्षक के अंतर्गत आवंटन को रिकॉर्ड करता है? ये फॉर 1, 3, 5 या फिर 7। तो यहाँ पर कह रहा है कि DDO द्वारा, यानी कि DDO द्वारा कौन सा फॉर्म प्रत्येक बिल के, जितने भी बिल बनाए जाते हैं, कि लघु या उप शीर्षक के अंतर्गत आवंटन को रिकॉर्ड करेगा। तो कौन सा फॉर्म हो जाता है, वो हो जाता है JFR 5। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल मेंटेन द लायबिलिटी रजिस्टर फॉर अफेक्टिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर? व्यय पर उचित नियंत्रण के लिए देयता रजिस्टर का रखरखाव कौन करता है? यानी कि व्यय जो है उसका नियंत्रण रहे, वो जितना भी उसको एलोकेट किया गया उससे ज्यादा ना होने पाए, तो उसके लिए कौन जो होता है वो उसका रजिस्टर रखता है और उस पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण अपना रखता है। कंट्रोलिंग ऑफिसर, हेड ऑफ ऑफिस, रैंक एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, पे एंड अकाउंट ऑफिसर। तो कौन सा ऑफिसर हो जाता है, वो हो जाएगा आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ही है कि कौन उत्तरदायी होता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो उत्तरदायी है, इसलिए वो रजिस्टर और सारी चीजों को जो मेंटेन करेगा वो खुद ही करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी यूनिट इन अ ग्रांट ऑफ अप्रोप्रिएशन विल मीन मेजर हेड ऑफ अकाउंट, माइनर हेड ऑफ अकाउंट, ऑफिस हेड ऑफ, यहाँ पर अकाउंट कर दीजिएगा। नन ऑफ द अबव। विनियोग अनुदान में प्राथमिक इकाई का अर्थ क्या होता है, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा उद्देश्य शीर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट ऑफ द कैग along the accounts of the union government will be submitted to। संघ सरकार के खातों के साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत की जाएगी। भारत के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महानियंत्रक। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो संघ सरकार जो होती है, यानी कि जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, उसके जो खाते होते हैं, तो वो आप कैग जो होगा रिपोर्ट उसकी जो बनाता है, तो किसको प्रस्तुत करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को। तो किसको प्रस्तुत करता है, आपको पता ही है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने पहले बताया था, इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देता है, प्रेसिडेंट को ही देता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर विच द एनुअल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड? केंद्र सरकार के खातों की वह अवधि क्या है जिसके लिए वार्षिक लेन देन दर्ज किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो ये आपकी डेट्स से रखी हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट आप लोग करिएगा इसके लिए कि केंद्र सरकार के खातों की कौन सी अवधि होती है जिसमें कि वो अपने वार्षिक लेन देन दर्ज करती है। इसका आंसर अभी मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर मुझे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर केप्ट इन। भारत सरकार के खाते कहाँ रखे जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ऑल द अबव। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसमें रहते हैं, तो वो आपके हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में ही समेकित निधि भी है, आकस्मिकता निधि भी और फर्निंग खाता भी है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएफएमएस? तो यहाँ पर पीएफएमएस का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरी सिस्टम, या फिर प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मेजरमेंट सिस्टम।
तो जो पीएफएमएस होता है उसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो हो जाती है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से देख भी लिए होंगे और समझे होंगे, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है जीएफआर यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मोस्टली मैंने आप लोग को सब कवर करवा दिए हैं। तो अच्छे से आप लोग अपना रिवीजन करिए, एक दिन है एग्जाम में, जितने ज़्यादा अच्छा आपका रिवीजन होगा उतने ही बेस्ट आपका परफॉर्मेंस भी रहेगा एग्जाम में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।